बिहार में पेपर लीक का मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में बीपीएससी 17 का जो पेपर लीक मामला तूल पकड़ा हुआ था, तो अब जाकर के ईओयू की तरफ से एक खुलासा किया गया है और इसके पहले जितने भी पेपर लीक हुए हैं उनमें बड़ा खुलासा सामने आया है। क्या पूरी खबर वो आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, आप सिटी न्यूज देख रहे हैं, मैं आपके साथ प्रिया। बिहार में पेपर लीक को लेकर के 3 बड़े कोचिंग संस्थानों का नाम सामने आया है। यूयू ने बताया है कि 3 बड़े कोचिंग संस्थानों की संलिप्तता बिहार में हुए पूर्व में पेपर लीक में पाई गई है और ऐसे में इन तीनों कोचिंग संस्थानों के संचालकों पर, जो कि जाने माने शिक्षक हैं और काफी मशहूर शिक्षक हैं, उनके ऊपर अब कार्रवाई की जाने वाली है। क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर के यूयू के अधिकारी मनमीत सिंह ढिल्लो, उनकी पूरी बातों को सुनाते हैं। शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सर ने प्रारंभ में बताया है कि बिहार पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये जो संगठित गिरोहों के द्वारा बार बार परीक्षा लीक के मामले हो रहे हैं और बिहार पुलिस में आर्थिक अपराध इकाई ही बिहार पुलिस की तरफ से नोडल इकाई है जो ऐसे सभी कांडों को और मामलों को, सूचना और आसूचनाओं को डील करती है। जैसे सर ने बताया कि इसी वर्ष आप सभी अवगत हैं कि वर्ष 2024 में ही बिहार सरकार के द्वारा बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 लागू किया गया है। ये एक बहुत ही अच्छा कानून है। इसमें इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं जो पूर्व में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम था उसमें नहीं थे। जैसे कि उदाहरण स्वरूप, अब कोई भी परीक्षा लीक में यदि किसी संगठित गिरोह उसकी शामिल होने के तथ्य प्रकाश में आते हैं तो 10 वर्ष की सज़ा की गई है। पहले जो सज़ा थी, सज़ा बहुत कम थी और 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के फाइन का प्रावधान किया गया है। इसका एक और जो अच्छा फीचर ये है कि अगर कोई भी संस्थान, चाहे परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसी जिसको दिया गया है या फिर एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, उनकी संलिप्तता प्रकाश में आती है तो उनके भी जो चल और अचल संपत्ति उसको आइडेंटिफाई करके उनकी कुर्की जब्ती की जा सकती है और इसकी वजह से जो सरकार को नुकसान होता है, परीक्षा संचालन क्योंकि पैसा लगता है, सरकारी राजस्व की इसमें क्षति होती है, तो उसका कंपनसेशन किया जा सकता है। तो इसी मामले में जो भी आप जानते हैं कि जो सीएचओ का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का जो परीक्षा लीक हुआ है, पहली बारी बिहार राज्य में इस अधिनियम के तहत इस कांड को दर्ज किया गया है और इस पे जितने भी 12 के 12 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनके हम लोग स्वामित्व का हम लोग ब्यौरा ले रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से और जीएसटी की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स वहीं से पंजीकृत होते हैं। और कुछ जैसे आप जानते हैं कि उसमें से 3 जो स्वामी थे एग्जामिनेशन सेंटर्स, उनको हम लोग जेल भेज चुके हैं और जैसे ही चार्जशीट होगा और बाकी लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आएगी तो उनकी चल और अचल संपत्ति की जो कुर्की और जब्ती की कार्रवाई हम लोग करेंगे और ये पहली बारी होगा। इससे पहले जैसे एडीजी हेडक्वार्टर सर ने बताया कि अभी तक जब से आर्थिक अपराध इकाई का गठन हुआ है, लगभग 10 परीक्षा लीक के मामले हम लोगों ने इनका अनुसंधान किया है। जो हाल फिलहाल 2022 से बड़े बड़े परीक्षा लीक के मामले हुए, बीपीएससी का पीटी परीक्षा का हुआ था, उसके बाद फिर केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती परिषद का परीक्षा लीक हुआ, बीपीएससी टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का हुआ, नीट का भी प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा किया गया और अब सीएचओ का जो ऑनलाइन परीक्षा लीक मामला हुआ है। इन सभी मामलों में समेकित रूप से कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने एक बहुत ही व्यापक डेटाबेस बनाया है। इस डेटाबेस में लगभग 170 लोगों का अभी हम लोगों के पास प्रोफाइलिंग हुआ है और इसमें बिहार राज्य के अतिरिक्त हम लोगों का लगातार संपर्क रहा है उत्तर प्रदेश के साथ, झारखंड के साथ, हरियाणा के साथ, और जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो गुजरात और महाराष्ट्र से भी वहाँ से टीम्स आई थी। तो हम लोगों के पास एक समेकित डेटाबेस बना है ऐसे गिरोहों का जो कि बिहार राज्य में भी कार्यरत हैं और अन्यत्र भी कार्यरत हैं और ये लोग आपस में परस्पर सहयोग भी करते हैं। उनका प्रोफाइलिंग करके हर बारी जब भी कोई भी परीक्षा होती है तो हम लोग इसके संबंध में अलर्ट्स भी जारी करते हैं। किया गया था 2012 से 10 परीक्षा लीक के मामले आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा किए गए थे, जिसमें से 545 टोटल अभियुक्त थे, जिनमें से 250 के ऊपर हम लोग आरोप पत्र कर चुके हैं। जो ज्यादातर आपको मालूम होगा कि बीपीएससी में हम लोगों ने अराउंड 280 लोग उसमें अभियुक्त थे। तो ये जो आंकड़ा है अभी चार्जशीट जाने वाला है, अगले 2 हफ्तों में चार्जशीट जाएगा अभ्यर्थियों के ऊपर, तो चार्जशीट करने वालों का आंकड़ा लगभग 400 के ऊपर हो जाएगा। कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा? आपने कहा कि 9 वर्षीय भर्तियां तो अभी
इंतजार क्यों? जैसे आप जानते हैं कि पहले काफ़ी देर तक रो कर्सिव स्टेप लगा हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने जो डीए का केस किया था, डीए के केस पे फिर हम लोगों ने सारे जो तथ्य थे प्रस्तुत किए, कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए। तो नवंबर के लास्ट वीक में ही ये नो कर्सिव स्टेप हटा है और अब हम लोग वारंट और उसका कुर्की का कार्रवाई कर रहे हैं। अब उसकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है और समानांतर रूप से हम लोगों ने एक समर्पित टीम भी बनाया उसको गिरफ्तार करने के लिए। सर, जो संपत्ति जब्ती वाली कार्रवाई जो है सर, वो कानून बनने के बाद जो कांड दर्ज किए जा रहे हैं उन पे लागू होगा, या जो पुराने मामले होंगे पेपर लीक के उन पे भी लागू होगा? नहीं, दोनों पे इसमें दो अलग अलग प्रावधान हैं। सबसे पहले कि जो नया कानून जो बना है, नए कानून में जो अतिरिक्त व्यवस्था की गई है कि जो एजेंसियां हैं, जो जैसे कि जैसे इस वाले में देखिए एग्जाम सेंटर्स है, जो प्राइवेट संस्थान है, जो परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसियां हैं, जब भी कोई परीक्षा होती है, कंप्यूटर सप्लाई जितने भी जब भी परीक्षा होती है तो किसी न किसी एजेंसी को आउटसोर्स किया जाता है इस काम को। तो नए वाले कानून में ये प्रावधान है कि जब भी इन एजेंसियों की सलिप्तता भी प्रकाश में आती है तो इनकी भी चल अचल संपत्ति उसका ब्यौरा देख के आप उनके ऊपर अधिहरण की कार्रवाई कर सकते हैं कोर्ट के माध्यम से। जो इससे पहले वाले हैं उसमें क्योंकि संगठित गिरोह ही इन कामों में लगा रहता, तो पीएमएलए के प्रावधान, क्योंकि 2005 के बाद पीएमएलए लागू है, तो जो पीएमएलए के प्रावधानों के अनुरूप जो उसके दायरे में आते हैं वो हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं चल अचल संपत्ति की। और एक और जो तीसरा मैंने आपको बताया कि जो सरकारी सेवक है, क्योंकि सरकारी सेवक के ऊपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का यदि डीए का केस बनता है और हम लोग दर्ज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जितने भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के कांड होते हैं ये पीएमएलए के नीचे एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है। तो इसकी जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया, रीजनल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल प्लेटफॉर्म, जो कि आयकर विभाग, इसमें अग्रणी विभाग है, वित्त विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे ये प्लेटफॉर्म बना है। तो ऑटोमेटिकली जितने भी डीए के केसेस होते हैं उसकी सूचना प्रवर्तन निर्देशालय को भी दी जाती है, तो वो भी इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं और यदि उनको भी अपने लायक कार्रवाई करने के लिए बनता है तो अपना ईसीआर दर्ज करके वो भी काम करते हैं। तो हम लोगों ने इन केसेस की जो सूचना है उनके साथ ऑलरेडी साझा की हैं कि ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे पैसा लेने के लिए, उनको इन ग्रुप्स के साथ जोड़ने के लिए ज़्यादातर साइबर स्पेस का इस्तेमाल होता है। तो हम लोगों का एक 24x7 घंटे कार्यरत है समर्पित इकाई है जो कि सोशल मीडिया पेट्रोलिंग के अतिरिक्त ऐसे मामलों की साइबर पेट्रोलिंग भी करता है और सूचनाओं और असूचनाओं का संकलन करता है। उसके बाद ये जो गिरोह हैं, इनके जो प्रमुख सरगना हैं, इनको आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए भी हम लोगों ने कार्रवाई किया है। अभी जैसे आप अवगत होंगे, जो संजीव मुखिया है, जो कि प्रमुख सरगना रहा है नीट में भी और सीएसपीसी में भी और बीपीएससी में भी, उसके ऊपर डीए का केस किया गया है और उसी डीए की केस की वजह से जो लगभग 6 महीने से उसके ऊपर नो कर्सिव स्टेप लगा हुआ था, दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगी हुई थी, हम लोगों ने सारा एविडेंस प्रस्तुत किया कोर्ट में और अब वो कार्रवाई, जो दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगी हुई थी, उसको खत्म किया गया है और वारंट और कुर्की की कार्रवाई के लिए हम लोगों ने प्रार्थना की है कोर्ट से। इसके अलावा रंजीत कुमार रजक, जो पहले परीक्षा के मामलों में संलिप्त रहे हैं और वो भी सरगना रहे हैं इस प्रकार के लीक के मामलों में, उनके ऊपर भी डीए का केस काफ़ी आगे तक बढ़ गया है और थोड़ी देर में हम लोग उसको भी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन प्राप्त करके चार्जशीट करेंगे। इस तरह के अन्य, पहले तो इसको हम लोगों ने 2 कैटेगरीज में बांटा है, लोक सेवक और गैर लोक सेवक। लोक सेवकों की कैटेगरी में जो सरकारी कर्मी शामिल हैं उनके ऊपर पीसीएफ का केस करेंगे और फिर एक प्लेटफॉर्म होता है रीजनल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, इसमें जो आयकर विभाग होता है, अग्रणी विभाग है, तो जितने भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स के केस होते हैं उनके माध्यम से उनको सूचना साझा किया जाता है और वहीं से सूचना प्रवर्तन निर्देशालय ईडी को भी जाती है। तो ये दोनों पीसी एक्ट के केसेस में ऑलरेडी सूचना प्रवर्तन निर्देशालय को भी दी गई है ताकि वो भी अपने स्तर से कार्रवाई कर सकें। जो गैर सरकारी सेवकों के मामले हैं, जिसमें जो संगठित गिरोह के बाकी सदस्य हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो नया अधिनियम लागू हुआ है उसमें उनकी चल और अचल संपत्ति को फोरफीट करने का प्रावधान है, उसको लेकर उनका इन्वेस्टिगेशन, वित्तीय अनुसंधान किया जा रहा है और उन लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हम लोगों ने एक समर्पित रूप से आर्थिक अपराध इकाई में एक परीक्षा सेल का गठन किया है। जब भी कोई परीक्षा होती है तो एक समर्पित डेडिकेटेड ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर हम लोग जारी करते हैं, आप लोग सभी अवगत हैं, हम लोग अपनी परामर्शिका में एडवाइजरी में उसको देते भी हैं और उसके माध्यम से काफ़ी सूचनाएं और असूचनाओं का हम लोग संकलन करते हैं और उसके ऊपर हम लोग प्रोसेसिंग करके कार्रवाई भी करते हैं।
जैसे सर ने बताया कि अब हम लोग आउटरीच का भी काम कर रहे हैं। जो बीपीएससी का परीक्षा लीक हुआ, टीआरई का, और सीएसपीसी का परीक्षा लीक हुआ, और इवन जब नीट परीक्षा को लेकर हाई पावर्ड कमेटी बना था, तो उसमें तीनों जगह पे आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा परामर्शिका मांगी गई थी। वहाँ पे जाके हम लोगों ने बैठकें भी की और कुछ सुधारात्मक सुझाव भी दिए थे, जिसके कारण बीपीएससी और सीएसपीसी का सफलतापूर्वक दोबारा परीक्षा लिया गया है, जिसमें किसी प्रकार का कोई आरोप लीक को लेकर नहीं आया है। अभी जो तो सुना आपने, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि 3 कोचिंग संस्थानों की संलिप्तता इसमें पाई गई है और तीनों पर कार्रवाई की जाएगी। आर्थिक अपराध इकाई को और भी ज्यादा मजबूत करने की जो है कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ एजेंसी परीक्षा लेने वाले सभी संस्थापकों को कंसल्टेंसी भी देगी। डाटा बैंक भी बनाया जा रहा है और गिरोह और उनकी कुंडली जल्द ही पर्दाफाश की जाएगी। तमाम संगठित जितने भी इस तरीके के काम करने वाले संगठन हैं, जितने भी इस तरह के काम करने वाले गिरोह हैं, उनका पर्दाफाश जल्द किया जाएगा। फिलहाल इसमें 3 कोचिंग संस्थानों के नाम सामने आए और इन तीनों पर ईओयू तैयारी है और जल्द ही ईओयू की तरफ से इन पर शिकंजा कसा जाएगा और इन्हें वारंट भी भेजा जाएगा।